Hello students, once again I'm welcoming you all in the video lecture session of your social studies, in which we were studying last day the democratic politics lesson 1 power sharing. Students, हम लोग पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों का इसमें स्टडी किया है, ठीक है। और लास्ट डे जहाँ पे हमने इसको पॉज किया था वो टॉपिक था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। मैंने आपको प्रूडेंशियल एंड मोरल पावर शेयरिंग जो रीजन्स थे उनको हमने बता दिया था। इसके बाद बच्चों अब जो टॉपिक हमें आगे पढ़ना है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कल इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अलग अलग जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, कुछ कॉमन फीचर्स को छोड़ करके हर डेमोक्रेटिक कंट्री में भी बहुत से फीचर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसी के अनुसार जो है, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एक से दूसरे के बीच में फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी अक्सर अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। सो ऑन ऑल दीज बेसिस वी can divide the power sharing into different forms. Okay, what are these different forms of power sharing? Let us discuss here in this lecture. Okay, so which is all about 4 power sharing methods. 4 तरह के पावर शेयरिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमें वही पढ़ना है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट पावर शेयरिंग, okay, the first power sharing form, the form of first power sharing is the power is shared among the different organs of government. Okay, सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर होना, इसका एक टाइप होता है कि जहाँ पावर सरकार के डिफरेंट ऑर्गन्स। अब यहाँ बात आती है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उसमें होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। ओके, तो ये 3 तरह से पावर जो है शेयर होता है 3 ऑर्गन्स में, ठीक है। जब ये 3 ऑर्गन्स में पावर शेयर होता है, अब आप जान लीजिए लेजिस्लेटिव क्या होता है। लेजिस्लेटिव मतलब इसके 2 पार्ट होते हैं जनरली, वैसे 3 होते हैं पर इसके 2 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लेकिन हम यहाँ लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे, मीन्स द लॉ फॉर्मिंग बॉडी। दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी, इम्प्लीमेंटिव बॉडी, जो इम्प्लीमेंट करती है। उसमें प्राइम मिनिस्टर और उसकी मिनिस्ट्री आती है। अगर भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी मिनिस्ट्री, स्टेट की बात कर रहे हैं तो सीएम और उसकी मिनिस्ट्री, ये क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं। और जुडिशरी एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, ये इन दोनों से अलग होती है। जुडिशरी जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पावर शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों ही ऑर्गन्स एक बराबर होते हैं, एक सीधी लाइन में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक सीधी लाइन जो होती है ऐसे, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, तो भी आप बताएंगे यही ना। और पावर शेयरिंग का हॉरिजॉन्टल मॉडल कहते हैं इसको। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एक साथ पावर शेयर करना हॉरिजॉन्टली, कि ये तीनों एक बराबर होते हैं, तो तीनों के पावर शेयरिंग एक जैसा होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मेथड कहते हैं, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, ठीक है। क्योंकि एक लेवल पे ये सारी जितनी बॉडीज़ होती हैं एक लेवल पे होती हैं और ये डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं तीनों, ठीक है। ये तीनों क्या करते हैं, डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, एक ही लेवल पे होते हैं लेकिन अलग अलग पावर इंजॉय करते हैं ना।
such a separation, okay, such a separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power. इस तरह से हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग से एक बात श्योर हो जाती है कि जिससे एक चीज़ श्योर होती है कि कोई भी एक्स्ट्रा पावर शेयर नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता है ना। सारे ऑर्गन्स को एक बराबर पावर शेयर होता है, एक बराबर पावर को एक्सरसाइज करने का मौका। किसी के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होते हैं। तो ईच ऑर्गन्स, अब इसका मतलब क्या हुआ, ईच ऑर्गन्स चेक्स द अदर ना, हर ऑर्गन दूसरे को चेक करता है। मतलब लेजिस्लेटिव जो है उसमें कुछ दिक्कत है तो उसको एग्जीक्यूटिव चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी चेक करेगा, इन दोनों को ये चेक करेगा ना, इनको ये चेक करेगा, ऐसे आपस में चेक होते रहते हैं, ठीक है। तो इनको चेक करने का एक दूसरे को जो है पावर है। दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द इंस्टीट्यूशन, और इसकी वजह से क्या होता है, इन तीनों के बीच में पावर क्या होता है, बैलेंस होता रहता है, ठीक है। इन तीनों के बीच में पावर बैलेंस होता रहता है। सो दिस last year we studied that in democracy even though ministers and government officials exercise power, भले ही जो है पावर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स एंजॉय करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट ना, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है कि ये जो है एग्जीक्यूटिव्स पावर को एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑल्दो जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ना, भले ही जो जजेस होते हैं जुडिशरी में वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट होते हों, ठीक है। दे कैन चेक द फंक्शनिंग, ऑल्दो जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लॉ मेड बाय लेजिस्लेटर ना। इसके बावजूद भी ये इन दोनों के पावर, इन दोनों के कार्य को, इन दोनों के फंक्शंस को चेक कर सकता है जुडिशरी, ठीक है ना। इसी वजह से जो चेक एंड बैलेंस होता है इनके बीच में, इसी वजह से इस हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को एक और नाम देते हैं। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है। तो चेक्स एंड बैलेंस भी पूछेगा तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंस पावर शेयरिंग फॉर्म भी कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, तो जो दूसरा पावर शेयरिंग होता है इसको ध्यान से आप देखेंगे। द पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। यहाँ क्या होता है, अलग अलग लेवल पे जो है यहाँ पे पावर, वहाँ क्या था, लेवल एक था लेकिन पावर अलग अलग थे। यहाँ क्या है, अलग अलग लेवल पे जो है पावर ना डिफरेंट पावर जो है शेयर किए जाते हैं, ठीक है। अब आप इस चीज़ को देखिए, अलग अलग लेवल मतलब ये हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। उसके नीचे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट ना। तो इस तरह से आप इसको देखिए, सबसे ऊपर देश में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे कौन होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पावर जो है ऊपर से लेके नीचे की ओर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, पावर ऊपर से लेके नीचे की ओर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इस तरह की गवर्नमेंट जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं, ठीक है। और पूरे देश के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के लिए रीजनल या प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। इस व्यवस्था को कहा जाता है फेडरल सिस्टम। क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम। स्टूडेंट्स क्लास 9th में आपने अभी 10th में आप फेडरलिज्म पढ़ेंगे आगे चल करके ना। तो ये फेडरल सिस्टम कहलाता है। फेडरल सिस्टम मतलब जहाँ सारी ऑर्गन्स को पावर डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे सेंटर के पास जो पावर्स हैं, ऑलमोस्ट पावर्स राज्यों के पास भी वही हैं, ठीक है। तो जहाँ पावर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग सबऑर्डिनेट्स को भी, तो वो कहलाता है फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे रन करती है।
इन इंडिया वी रिफ़र टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो इस तरह की फेडरल गवर्नमेंट को भारत में हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, यही चीज़ अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट कहलाता है और भारत में इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। जैसे मोदी की सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। अमेरिका में ट्रंप की सरकार को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे भी क्या है, फेडरलिज्म है, इंडिया में भी फेडरलिज्म है। हमने भी अपने स्टेट्स को पावर दे रखा है, सेंटर के पास पावर है, जैसे कि फादर के पास पावर हो, वो अपने बच्चों को भी पावर बांट दे ना, और उसके बच्चे अपने बच्चों को पावर बांट दें, तो ये कहलाता है फेडरलिज्म, जहाँ पावर किसी एक के हाथ में नहीं होता, कई हाथों में होता है। तो ये फेडरलिज्म जो है भारत में सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहलाता है, जो सेंटर जो केंद्र में होता है, ठीक है। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, और जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल मतलब स्टेट लेवल, जो स्टेट या रीजनल लेवल जो सरकार होती है ना, कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। भारत में उन्हें क्या कहा जाता है, भारत में उन्हें स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है, राज्य सरकार कहा जाता है उनको। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल द कंट्रीज़, ये सिस्टम सभी देशों में फॉलो नहीं होता है, भारत में ही केवल फॉलो होता है, उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और ऊपर जो बैठा है उसको हम सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट, योगी की गवर्नमेंट ना उत्तर प्रदेश में, ये एक स्टेट गवर्नमेंट है। सो देयर आर मेनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पे कोई भी स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट रन नहीं करती है। बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक आर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन उन सभी देशों में, जैसे हमारे देश हैं, उसी तरीके से जहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे संविधान वहाँ का अलग अलग लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, जिससे कि पावर सबके बीच में बराबर बटा हो। अगर पावर सबके बीच में बटा रहेगा तो क्या होगा कि दो लोगों के बीच में पावर को लेकर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बांट दिया है। दैट दिस इज़ वॉट दे डिड इन बेल्जियम, जैसा कि बेल्जियम में हुआ, ठीक है, बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। ये पावर शेयरिंग जो है श्रीलंका में नहीं हुआ लेकिन बेल्जियम में हुआ, वहाँ उसने अपने सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को पावर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, और श्रीलंका में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल रह गया, स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दिया ही नहीं गया, अलग अलग बॉडीज़ को पावर दिया ही नहीं गया। सो दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। इस तरह के जो पावर शेयरिंग इंडिया करता है इसको फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड हो, उसको फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर दैन द स्टेट गवर्नमेंट। अब यही प्रिंसिपल जो है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट थी ना, तो इससे पावर इसको मिला हुआ है। और इसी तरीके से अगर स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक बॉडी बना दी जाए जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट ना, तो जिसमें लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं, उसमें आते हैं पंचायत आते हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं, लोकल गवर्नमेंट को स्थानीय सरकार कहते हैं, उसमें नगर पालिका वगैरह की सरकार आती है और गांव में प्रधानों की पंचायत की सरकार भी होती है, ठीक है। तो ये तीसरा लेवल है, देखिए पावर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना, पावर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो ये जो सिस्टम है जिसमें एक लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर में पावर शेयर हो रहा है एक के बाद एक, ठीक है। तो इस तरह का जो पावर शेयरिंग होता है म्यूनसिपैलिटी और पंचायत में भी, तो लेट अस कॉल डिवीज़न ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग। तो जहाँ पावर जो है यहाँ से ले कर के यहाँ जा रहा है नीचे की ओर, तो ये सीधी लाइन में आ रहा है, तो हम इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं,
ठीक है, क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर इसको कहते हैं। इसके पहले हमने हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर पढ़ा, ये क्या है, ये ऊपर से नीचे की ओर पावर आ रहा है, इसको वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। इसको फेडरल पावर सिस्टम पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट से लोकल गवर्नमेंट्स को पावर डिवाइड होता, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। और जहाँ एक लेवल पे सीधी लाइन में ना एक ही लेवल पे अलग अलग पावर डिवाइड हो, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। होप आपको ये समझ में आ गया बच्चों। तीसरा इसमें पावर शेयरिंग है, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब यहाँ पे देखिए, पावर केवल सरकारों में ही और अलग अलग ऑर्गन्स में नहीं शेयर होता है, पावर जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी शेयर होता है। जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, भाषाई और धार्मिक समूह हैं, उनके बीच में भी पावर शेयर होता रहता है। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट, आपने बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा ना, इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, वहाँ पे हर एक रिलीजन की, मतलब कि फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले, तीनों को एक बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इसलिए उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। तो वैसे ही कम्युनिटीज़ के बीच में भी पावर शेयर होता है। कुछ देशों में देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट, कुछ देशों में ना इस तरह के पावर शेयर को क्या कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बना दिया गया है। ठीक है, जहाँ पर सोशली जो वीकर सेक्शन हैं, जो समाज के कमज़ोर तबके हैं और जो महिलाएं हैं, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें जो है उन्हें थोड़ा सा पुश करके लेजिस्लेचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दिया जाता है। किसके माध्यम से, जैसे रिजर्वेशन के माध्यम से भारत में होता है। ठीक है, जैसे पंचायत चुनाव हो गया तो महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया जाता है सीट पे, इससे महिलाएं ही जीतें। इससे महिलाओं का क्या बढ़ेगा, महिलाओं का रोल बढ़ेगा ना एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा जो है महिलाओं को, और इसके अलावा जो सोशली वीकर सेक्शन है, रिजर्वेशन उनको भी मिलता है ना, जो SC ST हैं, OBC हैं, उनको रिजर्वेशन देके उनको ऊपर उठाया जाता है। उनको पंचायत में रिजर्व सीट दी जाती है, म्यूनसिपैलिटी में रिजर्व सीट दी जाती है, जिससे कि उन्हें भी ऊपर उठने का मौका मिले। इसका एक एग्जाम्पल साफ साफ है, जो लोग कस्बे में रहते हैं वो जानते हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ ना, तो जो मुगरा की म्यूनसिपैलिटी की सीट थी, नगर पालिका की, वो सीट OBC के नाम पे रिज़र्व कर दी गई। ठीक है ना, तो जो जनरल लोग थे वो इस चुनाव को लड़ नहीं पाए, है ना, तो इसलिए क्या हुआ कि किसी OBC को ऊपर उठाने के लिए ऐसा किया गया। तो यहाँ क्या है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी देखो पावर क्या है, शेयर किया गया है। ठीक है, तो लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लास्ट ईयर आपने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, कि कैसे सीटें रिजर्व की जाती हैं अलग अलग कास्ट के लिए। ठीक है, तो इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, असेंबलीज मतलब कि जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे भी, पार्लियामेंट के लोकसभा के इलेक्शंस में भी ना। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन करने का मतलब क्या होता है कि सेवाओं में, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में अधिक से अधिक लोगों को, जो समाज के वंचित लोग हैं, उनको भी ना पावर दिया जा सके, जिससे वो लोग भी अपनी गिरी हुई स्थिति को ऊपर उठा सकें और समाज में जो भी गिरे लोग हैं उनकी स्थिति को ऊपर उठा सकें। तो इसलिए उनके बीच में रिजर्वेशन दे करके उनको पावर शेयर कर दिया जाता है। इस तरह के पावर शेयरिंग को क्या कहते हैं, सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग। ठीक है, हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड, अगर ऐसा ना किया जाए समाज के ऐसे लोग अपने आप में क्या महसूस करते हैं, वो अपने आप को कटा कटा सा महसूस करते हैं, अलग। जैसे कि श्रीलंका में था ना, सिन्लास को पावर दे दिया गया और तमिल लोग अपने आप को एलिनेट महसूस करने लगे थे। सो दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर ना। ये जो मेथड है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी पावर में फेयर चांस देता है शेयर करने का। ठीक है,
मतलब माइनॉरिटीज़ जैसे मुस्लिम्स हो गए, इंडिया में माइनॉरिटीज़ हैं, तो देखो इनके लिए भी सीट रिज़र्व होता है ना। तो इस तरह से पावर को अब क्योंकि ना मिले अगर, तो जो लोग ऐसे मुस्लिम क्लास के लोग हैं उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें हमारे देश में मेजॉरिटी ना होने की वजह से उन्हें उनका राइट ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे देश में उनके लिए भी सीट रिज़र्व की जाती है, जिससे उनको भी जो है बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको भी पावर मिल सके। ठीक है, तो ये क्या है, ये सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग कहलाता है रिजर्वेशन के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरह के ये थर्ड पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movement। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गए और मूवमेंट्स के बीच में पावर शेयर करना ये चौथा पावर शेयरिंग मेथड है, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में और मूवमेंट्स के बीच, जो आंदोलन होते हैं उनके बीच में पावर को शेयर कर दिया जाता है। कंट्रोल, मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, जो जो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करते हैं पावर को, उनके बीच में भी पावर को शेयर कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये एक चौथा पावर शेयरिंग मेथड है, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में और मूवमेंट ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर कर दिया जाता है। अब इसमें से पॉलिटिकल पार्टी तो आप जानते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है वो जान लीजिए। प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो इनडायरेक्टली बिना सरकार में शामिल हुए, बिना गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज़ में शामिल हुए, बाहर से सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं, जो तमाम तरह के मूवमेंट्स देश में होते रहते हैं, वो मूवमेंट्स धीरे धीरे एक ग्रुप बन जाते हैं और वो उस तरह से सरकार को वो भी जो है अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करते हैं, मतलब अपने लिए पावर देने की बात करते रहते हैं। तो ये भी जो है एक तरह से क्या है इसको भी हम एक पावर शेयरिंग मानते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। ठीक है, एक डेमोक्रेसी में जो सिटीजन होता है मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स। ठीक है, उसके पास डेमोक्रेसी में एक सिटीजन के पास फ्रीडम अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि वो अलग अलग कंटेंडर्स जो हैं पावर के, जो पावर के अलग अलग कॉन्टेस्टर्स हैं उनके बीच में पावर, जिससे ना पावर शेयर हो सके। ठीक है, सो इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम, नागरिकों के पास अवश्य आज़ादी होनी चाहिए, जिससे कि वो अलग अलग कंटेंडर्स ऑफ पावर, अलग अलग जो कंटेंडर्स हैं पावर के, उनमें से किसी एक को चुन सके लोग, इतनी आज़ादी उनको होनी चाहिए। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़। ठीक है, अगर इसको तत्कालीन डेमोक्रेसी में देखा जाए, सो दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़। इसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन हो जाता है, कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है, सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो जब जिस देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में ये कंपटीशन होते रहते हैं, ये कॉम्पिटिशन्स इंश्योर करते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी सही ढंग से चल रही है, क्योंकि पावर कभी भी एक हाथों में नहीं होना चाहिए, पावर का कॉन्टेस्ट होता रहना चाहिए, पावर को ले कर के ना छीना झपटी मतलब प्रतिस्पर्धाएं होती रहनी चाहिए, कि जो बेहतर प्रूव होगा वो पावर एंजॉय करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, ना ऐसे कॉम्पिटिशन इंश्योर करते हैं कि पावर का एक हाथों में नहीं होना चाहिए। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, और अगर इसको लॉन्ग रन में देखा जाए तो पावर जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में शेयर किया जाता है, दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ एंड सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो जो पावर होता है
शेयर्ड अमंग डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़, अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज़ के बीच में शेयर होता है, जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को एंड सोशल ग्रुप्स को, अलग अलग सामाजिक समूहों को, अलग अलग विचारधारा को दिखाते हैं पार्टीज़। जैसे बीजेपी की हम बात करते हैं तो एक राइटिस्ट पार्टी है, राइट आइडियोलॉजी की पार्टी कही जाती है ना। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में पार्टीज़ हैं जिसको हम लेफ़्ट पार्टीज़ कहते हैं वो लेफ्टिस्ट कहलाती हैं ना, वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कही जाती हैं। वहीं कांग्रेस जो है वो सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी कही जाती है, जो ना लेफ़्ट है ना राइट है। तो ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं ना, इस तरह की आइडियोलॉजीज़ जो हैं, इसीलिए कह रहा है वहाँ पे, ठीक है, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं और अलग अलग सोशल ग्रुप्स को। कुछ पार्टीज़ जो हैं एससी की बात करती रहती हैं, कुछ पार्टीज़ जर्नल की बात करती रहती है, कुछ पार्टीज़ ओबीसी के लिए बनी हैं। तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स को लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसलिए भी जो है इनके बीच में पावर शेयर होते रहना चाहिए ना, जिससे कि एक आइडियोलॉजी, एक सोशल ग्रुप्स को ही केवल बढ़ावा ना मिले, अलग अलग सोशल ग्रुप्स और अलग अलग आइडियोलॉजी को भी पावर शेयर होता रहे। ठीक है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, कभी कभी इस तरह की जो शेयरिंग होती है वो प्रत्यक्ष हो सकती है, डायरेक्ट हो सकती है। When two or more parties form an alliance, जब दो या दो से अधिक पार्टीज़ आपस में मिलकर एक गठबंधन बना लेती हैं, ठीक है, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए, इफ़ देयर अलायंस इज़ इलेक्टेड, अगर उनका गठबंधन चुनाव में जीत जाता है, दे फॉर्म अ कॉलिजन गवर्नमेंट, तो क्या करते हैं वो एक गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। एंड दट शेयर पावर, और उसके बाद फिर उनके बीच में पावर शेयर होने लगता है। अब जैसे मान लो ना, अलग अलग पार्टीज़ को हम अलग अलग लोगों की आइडियोलॉजी का पार्टी माना जाता है। जैसे एससी की आइडियोलॉजी की पार्टी जो है कौन सी मानी जाती है, बसपा मानी जाती है, बीएसपी। और इसके अलावा ओबीसी की आइडियोलॉजी की पार्टी कौन सी मानी जाती है, सपा, एसपी मानी जाती है, ठीक है। और जर्नल और बाकी लोगों की आइडियोलॉजी की पार्टी जो है भाजपा मानी जाती है। तो अगर भाजपा और सपा या बसपा का गठबंधन हो जाए तो क्या होगा कि जर्नल की भी बात सुनी जाएगी, एससी की भी सुनी जाएगी। अगर उसमें एसपी भी शामिल हो जाए तो ओबीसी की भी डोमिनेंट हो जाएगा। मतलब कि इनके अलाइंस बनने से इन सभी क्लासेस को क्या हुआ, अच्छे ढंग से पावर शेयर हो पाएगा, ठीक है, या हो जाता है। समझ गए। सो दे ऑल्सो in a democracy we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers। इसके अलावा हम डेमोक्रेसी में बहुत से पावर प्रेशर ग्रुप्स पाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स कहे जाते हैं। जैसे ट्रेडर्स हो गए, व्यापारियों का अपना एक समूह है, बिजनेसमैन का अपना, इंडस्ट्रियलिस्ट का, फार्मर्स का अपना एक समूह है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अपना एक समूह है। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, ये लोग भी गवर्नमेंट के पावर्स में अपना एक शेयर पाते हैं। इधर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट की कमिटीज़ में पार्टिसिपेट करके और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे अपना प्रभाव जमा करके, ठीक है। तमाम ऐसे लोग हैं ना, कोई भी पार्टी होती है वो ऐसे ही अपने इलेक्शंस के दौरान वो कभी बिजनेसमैन लोगों को रिझा रही होती है अपनी पॉलिसीज़ से, अपनी ओर कर रही होती, कभी किसानों को अपनी ओर लाने का प्रयास कर रही होती है। तो क्या है, ये एक इंटरेस्ट ग्रुप हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। और जब ये शामिल हो जाते सरकारों में तो उस क्लास के पास पावर अपने आप पहुंच जाता है और ऐसे लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ और इसके साथ साथ जो है मूवमेंट ग्रुप्स ना, इनके बीच में भी पावर शेयर हो जाता है। हमारे देश में से बहुत से मूवमेंट ग्रुप हैं, जैसे गुर्जर लोग हैं ना राजस्थान में, वो भी एक मूवमेंट ग्रुप हैं। जैसे आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा, वो भी एक मूवमेंट ग्रुप थे, ठीक है। बाद में वो उनसे पार्टी बन गई लोगों की, केजरीवाल वगैरह की, लेकिन वो भी तो एक मूवमेंट ग्रुप थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक मूवमेंट चलता रहा। तो ये मूवमेंट ग्रुप्स क्या करते हैं, ये बाहर से सरकार को
दबाव डालते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं अपने लोगों के लिए ना बेहतर काम करने के लिए, पावर शेयर करवाने के लिए वो ऐसा करते रहते हैं। सो बच्चों ये 4th टाइप का पावर शेयरिंग हो गया और इसके साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त होता है। सो दीज ऑल आर द 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अच्छे से आप इसको रिवाइज़ करेंगे, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इसको आप कोर्स में कंप्लीट करेंगे और अगले सैटरडे को हम इसमें मतलब जो आने वाला सैटरडे है उस दिन हम आपकी नोट्स वगैरह चेक करेंगे, आपकी क्वेरीज़ को जो है हैंडल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप अपने चैप्टर को पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, कोर्स कंप्लीशन करके सैटरडे को मिलिए। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योरसेल्फ।